चलो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू स्टडी मोलेकुलर वाइब्रेशनल प्रोवाइडिंग। चलो पहले इसको हम समझा देते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके बारे में आपको एग्जामिनेशंस में कैसे लिखना है। तो पॉइंट है, पहली बात तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, आप ध्यान देना, ये जो इंडियन साइंटिस्ट थे, अपने देश के ही साइंटिस्ट थे, सीवी रमन। रमन सर जो थे वही, उन्हीं के नाम पे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़ने को मिलता है। ये है क्या, तो पहले हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के बाद छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई खास है नहीं। देखो बेटा, यहां से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि जैसे मान लो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर आपके पास बच्चों कोई एक मॉलिक्यूल आप ले लिए, देखो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब दो कंडीशन हम ले रहे हैं, या पहले एक चीज समझ लो, यहां से समझो, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर लो। देखो बच्चों, अगर मान लो आपके पास हम कोई एक ये पार्टिकुलर एक एटम ले रहे हैं, ये क्या है आपके पास, एक एटम है, समझना ध्यान से। अब बच्चों, अगर इस एटम के ऊपर मोनोक्रोमेटिक, हायर एनर्जेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो देखो ये एटम है, ये लाइट है, जब ये इंसिडेंट होगी बच्चों, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, तो यहां से दो कंडीशन पॉसिबल होगा। पहला कंडीशन तो ये होगा कि ये जो एनर्जेटिक लाइट जब इस पे इंसिडेंट हुई, तो ये एटम और इस लाइट यानी रेडिएशन के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन का मतलब यह है बच्चों कि हो सकता है कि इससे एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, या ये लाइट इस एटम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। दैट मीन्स एनर्जी का एक्सचेंज हो, इंट्रैक्शन हो। एक कंडीशन तो ये बनेगा, और दूसरा कंडीशन ये बन सकता है बच्चों कि इनके बीच कोई इंट्रैक्शन ही ना हो, मतलब ये आई, टकराई, चली गई। तो दो कंडीशन पे बात करेंगे। अब मान लो इसका एक कंडीशन फर्स्ट वाला कि ये जो एनर्जेटिक लाइट आ रही है, इसकी एनर्जी है E1 और फ्रीक्वेंसी है ν1, ये। अब मान लो यहां से ये टकराई, अब कुछ लाइट यहां से स्कैटर्ड हुई, यानी बाहर चली गई, ठीक है। और इसके एनर्जी हम लोग ले लेते हैं E2, जो कि है hν2, इस फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, तो अब अगर पहले कंडीशन पे बात करें, फर्स्ट कंडीशन पे बात करें बेटा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब अगर इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, क्या हम बोल रहे हैं, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये इससे टकराई और स्कैटर्ड होकर निकल गई, दैट मीन्स एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हुआ। तो बच्चों, जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो, तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ये चीज ध्यान से समझना। दूसरी बात, अब अगर जब ये लाइट, तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा बच्चों, तो एनर्जी में कोई चेंज ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपके पास E1 था, बाद में भी E2, यानी जो निकल रहा है, दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इलास्टिक कोलिजन में E1 और E2, इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट के एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, सेम होगी। अच्छा, लेकिन सेकेंड कंडीशन सोचो कि ये जो इंसिडेंट लाइट की जो है यहां आया, और इस एटम ने क्या किया कि इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके स्कैटर्ड कर दिया। या दूसरा हो सकता है कि लाइट इंसिडेंट हुई, ये एटम से एनर्जी ले ली, उसके बाद स्कैटर्ड हुई। तो अब सेकेंड कंडीशन में फर्क पड़ जाएगा बच्चों कि इस कोलिजन को, जहां एनर्जी एक्सचेंज होती है, इसको हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन पर करते हैं। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है बच्चों, जिसकी एनर्जी हम अगर E3 कर दें, इज इक्वल टू hν3 बोल दें, तो अब ये जो दोनों एनर्जी है अब सेम नहीं होगी।
यहां से कंडीशन क्या बन जाएगा, यहां से कंडीशन ये बनेगा बच्चों कि ये जो स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी है, यानी ये जो E3 है, ये क्या हो सकती है, या तो ज्यादा हो सकती है किससे, E1 से, या E3 इज लेस देन E1। देखो ये दोनों कंडीशन बन सकते हैं। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया ये क्या है। अब सोचो, मान लो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था जब ये, अब ये जब आया तो इस एटम ने क्या किया कि इसके टोटल एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद अब इस ये एटम क्या कर रहा है कि 20 जो एनर्जी वोल्ट है, एनर्जी है, अब इसमें से 15 को क्या कर रहा है, वो स्कैटर्ड कर रहा है। 15 को क्या कर रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है, हटा रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये बच्चों कि स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा थी लेकिन ये एब्जॉर्ब ये कर लिया और स्कैटर्ड कर रहा, तो स्कैटरिंग एनर्जी इंसिडेंट से क्या है, कम है। तो इसी की बात कर रहे थे। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी एनर्जी 20 eV है। अब इस लाइट ने एटम से एनर्जी ले लिया, इस लाइट ने एटम से एनर्जी ले लिया। 20 तो इसके पास खुद था, अब मान लो 10 एटम से ले लिया, तो 10 एटम से ले लिया तो स्कैटर्ड कितना हुआ, 30। इसका मतलब 30 ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा। एनर्जी चेंज नहीं है तो ये कंडीशन बनेगा, चेंज हो रहा है तो ये कंडीशन बनेगा। अब आप कहोगे सर ये सब इतना लंबा चौड़ा क्यों समझा रहे, बेटा इतना समझ में आ गया तो आपका रमन, कॉम्पटन, रिले, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब समझना ध्यान से बच्चों कि जब अगर इंसिडेंट लाइट, जब अगर इलास्टिक कोलिजन के लिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो इलास्टिक कोलिजन होता है, दैट मींस इंसिडेंट रे और जो स्कैटर्ड और जो एटम ना बोल के मॉलिक्यूल बोले, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल और जो इंसिडेंट रे है बच्चों, उनके बीच जब एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ तो वो इलास्टिक कोलिजन है। और इसका स्टडी किया था साइंटिस्ट रिले ने। तो जो लाइट यहां से निकल रही है इसको हम लोग रिले लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिले लाइन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। और इसी को चलो अब यहां से हम समझा देते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना, एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो है कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल है और इस पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम न्यू आई लिख दे रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी। और ये मॉलिक्यूल ने क्या किया कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू एस हो गया। अच्छा, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन अगर इसी का हम ले ले बच्चों कि इस मॉलिक्यूल के जगह एक हम चार्ज पार्टिकल ले ले, क्या ले ले, चार्ज पार्टिकल यानी एटम। कोई चार्ज पार्टिकल ले लिए, एटम ले लिए, एटम और मॉलिक्यूल पे फर्क समझना। अच्छा, मान लो यहां से यही लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और इस लाइट की जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है EI और यहां से जो स्कैटर्ड हो रही है वो ES है। या न्यू ले रहे हो तो न्यू के टर्म में इन दोनों को ले लो, न्यू ले रहे हो न्यू आई और ये क्या है, न्यू एस है। अच्छा समझना ध्यान से। अब बच्चों इसका स्टडी किया था साइंटिस्ट रिले ने। रिले ने साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब इंसिडेंट करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई इनके बीच इलास्टिक कोलिजन यानी कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। उन्होंने जितना स्टडी किया तो पाया कि जो भी मॉलिक्यूल और रेडिएशन के बीच कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है।
यानी यहाँ कैसा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन। यानी इसमें उन्होंने ये देखा कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी और जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है दोनों क्या थे, सेम थे। इसी को बोला जाता है रिले एक्सपेरिमेंट, रिले लाइन। अच्छा, दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन। याद रखना फर्स्ट सेकेंड यूनिट में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कॉम्पटन क्या किए, ये तो मॉलिक्यूल पे स्टडी किए थे, कॉम्पटन ने चार्ज पार्टिकल यानी एटम पे यही स्टडी की। तो उन्होंने ये देखा कि जब एटम के ऊपर इसी लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, आई फ्रीक्वेंसी क्या इंसिडेंट रे है और स्कैटर्ड है न्यू एस, तो उन्होंने ये देखा कि यही चीज मॉलिक्यूल के जगह अगर एटम ले रहे हैं तो उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन देखने को मिल रहा है, सॉरी इन इलास्टिक, यानी यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है तो दो कंडीशन बन सकता है। जब अगर ये चार्ज पार्टिकल एटम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद स्कैटर्ड करेगा, तो इस कंडीशन में न्यू एस जो है यानी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी इंसिडेंट से, ये कंडीशन बना। या दूसरा कंडीशन ये सेकेंड बनेगा बच्चों कि जब इस लाइट जो रेडिएशन थी इसने एटम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में क्या बनेगा, नहीं यहां से कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, देखो अब ये इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी और ये स्कैटर्ड जब ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो ये कम न्यू एस कम होगा ना, न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, देखो ये ठीक है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन, जब ये जो रे है ये क्या करे, एटम से ही एनर्जी ले ले बच्चों, तब ये जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होगी ये ज्यादा हो जाएगी इंसिडेंट से। इस इफेक्ट को कहा जाता है बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। तो रिले इफेक्ट जो किस पे था, इलास्टिक कोलिजन पे बेस्ड था, और कॉम्पटन इफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन पे बेस्ड था। दोनों में डिफरेंस ये था कि जो रिले इफेक्ट था ये बच्चों मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड था, और कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो चार्ज पार्टिकल दैट मींस एटम पे बेस्ड था। अच्छा, उसके बाद पहले तो अब इन्हीं दोनों चीजों पे चला जाता था, उसके बाद एक भारतीय इंडियन साइंटिस्ट हमारे जो सीवी रमन साहब थे, उन्होंने एक चीज ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, ये पाया देखा कि भाई ये तो सब तो ये सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल उनके सामने आए जो कि क्या कर रहे थे, इनमें चेंज क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल था और ये चार्ज पार्टिकल थे। उन्होंने ये देखा कि कुछ मतलब मैक्सिमम टाइम अभी तक तो यही माना जाता था कि मॉलिक्यूल है तो इलास्टिक कोलिजन देगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी थे बच्चों जो इन इलास्टिक कोलिजन दे रहे थे। ये किसने देखा, रमन ने देखा। तो अब उन्होंने क्या देखा कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल के जगह बस यही कर दो मॉलिक्यूल, क्या कर दो, चार्ज पार्टिकल के जगह मॉलिक्यूल कर दो, तो जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो बन जाएगा रमन इफेक्ट में। कॉम्पटन किस में बन जाएगा, रमन में बन जाएगा। कॉम्पटन ने स्टडी किया था पार्टिकल के लिए, एटम के लिए, रमन ने स्टडी किया था मॉलिक्यूल के लिए, और दोनों ही इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है। अब उन्होंने ये कहा कि भाई दो कंडीशन पॉसिबल है, ये इस लाइट को अगर इसने इसकी लाइट को ये एटम एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से, लेकिन जब ये क्या करेगा, एटम से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी इंसिडेंट से। और इस इफेक्ट को ही कहा जाता है बच्चों रमन इफेक्ट। हमें लग रहा है अब समझ में आ गया होगा, अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे। अब प्यारे बच्चों ये जो रमन इफेक्ट है, ठीक है, इसमें दो टाइप की लाइन आपको देखने को मिलेंगी। एक जो है उसको स्टोक्स लाइन कहा जाता है, और सेकेंड जो होगा एंटी स्टोक्स लाइन। तो अब ये स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, ये चीजें क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। बाकी तो रमन ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें रमन ने ये देखा बच्चों कि देखो अब यहां से आप लोग कंडीशन बना लो, आपके पास न्यू आई न्यू एस है, तो न्यू आई और न्यू एस के बीच में कंडीशन बनाओ। देखो
न्यू आई, अब हम यहां से बना लेते हैं न्यू आई एंड न्यू एस। न्यू आई क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, और न्यू एस स्कैटर्ड रे की फ्रीक्वेंसी। अब यहां से जब बच्चों पहला केस ये बनेगा, केस यहां से बना लो क्योंकि यहीं से सारे टॉपिक क्लियर, रमन यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो केस नंबर फर्स्ट बनाओ। फर्स्ट केस ये बनेगा बच्चों कि व्हेन न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस। न्यू आई और न्यू एस जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी? रिले लाइन मिलेगी, और वो इफेक्ट रिले इफेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया? सेकेंड बच्चों, ये तो फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन ये है कि व्हेन न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंड में दो बनेगा व्हेन न्यू आई नॉट इक्वल टू न्यू एस। तो यहां से हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो कौन सा इफेक्ट मिलेगा? रमन इफेक्ट मिलेगा। और रमन इफेक्ट में भी बच्चों जब ये न्यू आई न्यू एस के इक्वल नहीं है, तो जब अगर न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस रहा तो इसको स्टोक्स लाइन बोलेंगे, और जब न्यू आई इज लेस देन न्यू एस रहा तो इसको एंटी स्टोक्स बोलेंगे। इनका ग्राफ वगैरह भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम एक रिले लाइन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? जीरो। न्यू क्या लेंगे? जीरो। अच्छा, अब न्यू इज ग्रेटर देन जीरो इंसिडेंट। अब देखो न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस का मतलब, अब अगर डिफरेंस आप पता करोगे बच्चों तो देखो इसको हम इनिशियल बोलेंगे, इसको फाइनल बोलेंगे। तो जब आप डेल्टा न्यू पता करोगे तो डेल्टा न्यू कैसे पता करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास क्या है? न्यू एस। इनिशियल क्या है? न्यू आई। अब इसमें बताओ स्टोक्स, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल हमेशा इसी से पता करोगे। अब देखो स्टोक्स के लिए क्या बताया? न्यू आई ज्यादा है न्यू एस से, यही बताया ना, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। इसमें ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है, ये क्या है? कम। तो बस अब देखो जो ज्यादा, यानी जब कम में से ज्यादा घटाएंगे तो वैल्यू ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव वैल्यू यहां ज्यादा है, इसका मतलब न्यू की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो न्यू की वैल्यू नेगेटिव हो बच्चों तो इफेक्ट कैसा होगा? रमन इफेक्ट में उसको वहां से स्टोक्स लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही जो बता रहे थे न्यू आई इज लेस देन न्यू, तो न्यू आई ये कम हो गया, ये ज्यादा, यानी पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वहां से जो लाइन आपको मिलेगी वो क्या होगा? एंटी स्टोक्स। तो इसको कर्व बनाना बड़ा आसान है। न्यू जीरो, अब देखो ये एक्सिस हो गया, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, इस साइड आएंगे नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको स्टोक्स आना है तो आप स्टोक्स के लिए कहां आएंगे? इस डायरेक्शन में आएंगे। देखो इस साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी न्यू इज, आप बोल सकते हैं ना न्यू की वैल्यू क्या है? नेगेटिव मान लो, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और इधर न्यू की वैल्यू क्या आएगी? न्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखो ऐसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा यहाँ रिले लाइन मिलेगा और इसके इस साइड क्या मिलेगा? स्टोक्स मिलेगा, इस साइड एंटी स्टोक्स मिलेगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहां से बाकी डिफरेंस क्या है आई आर और रमन स्पेक्ट्रा में, वो डिफरेंसेस आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी चीजें आप लोग पढ़ लेना, सिंपल से लैंग्वेज में इसको बनाए हुए हैं और ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग देख लेना। अगर हम यहां से पीछे अगर बात करें, अब यहां से आप लोग देखो जिस चीज को समझाना चाहते थे, देखो यही आपके पास मोलेक्यूल था, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से हम इंसिडेंट करा रहे हैं। तो देखो ये दिखा रहा है स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, ये दिखा रहा है रिले स्कैटरिंग, और ये दिखा रहा है एंटी स्टोक्स। तो इसमें यही चीज बता रहा है कि जो स्कैटरिंग, अब ये देखो ध्यान से समझना थोड़ा, हम आपको फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के टर्म में बताया है। यहां से इस इमेज में ये वेब नंबर, ये वेब लेंथ के टर्म में है बच्चों। और आपको पता है ना
देखो ये टर्म याद रखना, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अगर यही वेवलेंथ के टर्म में पता करेंगे बच्चों, तो ये E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू 1 या C डिवाइडेड बाई लेमडा लिखते हो, है ना। यानी जो जिसके लिए न्यू ज्यादा, तो वहां लेमडा क्या लिखोगे, कम लिखोगे। वही चीज यहाँ दिखाया गया है। बाकी यहाँ से वेवलेंथ का ये ऑर्डर दिखाया गया है, इस पे आप लोग देख लो। जैसे न्यू आई इज इक्वल टू न्यू ईयर्स, यहाँ देखो न्यू आई इज इक्वल टू न्यू ईयर्स, यानी सेम है। तो ये लाइन कैसी मिलेगी आपको, रिले स्कैटरिंग लाइन मिलेगी। समझ में आ रहा है, न्यू आई इज इक्वल टू न्यू ईयर्स पे क्या मिलेगा, रिले स्कैटरिंग लाइन देखने को मिलेगा। अब ये तो दो एरो क्यों दिखाया, दो एरो दिखाया, जब इसका ट्रांजिशन यहां से डायरेक्ट यहां हो रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, और जब अपर से लोअर आएगा तो ये इमिशन ट्रांजिशन को दिखा रहा है। ठीक है, कंडीशन न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस रहे, या और क्या दे सकता है, और आपको एनर्जी के टर्म में E1 इज इक्वल ई आई इज इक्वल टू ई एस दे सकता है। वेवलेंथ के टर्म में लेमडा आई इज इक्वल टू लेमडा एस दे सकता है। तो ये टर्म मिलेगा। अच्छा, इसके इस साइड आपको क्या दिखा दिया, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग एंटी स्टोक्स, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस और न्यू आई इज लेस देन न्यू एस। तो ये चीजें हैं। तो सारी चीजें हमें लग रहा है ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से आप लोग देख लो, ये डिटेल में सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या ये चीजें क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो थर्ड यूनिट था, इसको इसमें इंफ्रारेड, जो वाइब्रेशनल है, रमन है, ये ऑलरेडी क्लियर हम लोग कर लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, वो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर इनमें भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू समझ में आए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।